बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट के दो ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिससे नीट और आईआईटी एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछा गया है। ये दोनों टॉपिक है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ड्यू टू फिल्ड वॉइड्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल कर लीजिए। मेरा नाम है प्रेम दिवस और आप देख रहे हैं पीडीबी ओमनिसेंट। यूनिट सेल का डेंसिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी एटम, मॉलिक्यूल या आयंस। यानी यूनिट सेल के अंदर अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का संख्या नंबर ज्यादा होगा तो उसके अंदर खाली जगह कम होगा, और खाली जगह कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा। तो डेंसिटी डिपेंड किस पे करेगा? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल D is equal to mass of unit cell and volume of unit cell। अब ये मास ऑफ यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल का मास क्या होगा? यूनिट सेल तो हाइपोथेटिकल होता है, तो यूनिट सेल के अंदर होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो उसी के कारण मास होगा यूनिट सेल का। ठीक है, ये तो डब्बे जैसा होगा यूनिट सेल, और वो डब्बा क्या होता है? हाइपोथेटिकल होता है। तो डेंसिटी D इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल Z इंटू मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम क्या होता है? AQ। अब ये Z क्या है? यहां पर Z है नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे हम लोगों ने निकाला था, प्रिमिटिव में 1 होता है, फेस सेंटर्ड में 4 होगा, बॉडी सेंटर्ड में 2 होता है। तो ये Z जो है ये नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और ये मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? एटम, मॉलिक्यूल, आयन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। D इज इक्वल टू Z इंटू मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे निकालेंगे? मास ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? तो अगर हम देखें मोलर मास, तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम का मास कितना होता है? मोलर मास के इक्वल। ये 1 मोल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नंबर होगा। ठीक है, तो इसको Na बोलते हैं, और Na यानी इतने संख्या का मास कितना होगा? मोलर मास के बराबर। मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अगर 1 का निकालते हैं, 1 का क्या हो जाएगा? M/Na। यहां पे Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर। मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कितने का होता है? 6.02 10⁻23 एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का या आयंस का मास होता है। तो ये Na बोलते हैं इसको, और मोलर मास को M बोलते हैं। अगर 1 का निकालना है तो क्या हो जाएगा? M/Na। यानी मोल मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जगह क्या लिख देंगे? M/Na, और नीचे AQ। तो D इज इक्वल टू Z इंटू M बाई AQ इंटू Na। ये जो है हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। तो इस तरीके से हम लोग जो है फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं फॉर्मूला को। यहां पर D क्या है? डेंसिटी। Z क्या है? Z यहां पर है नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कैपिटल M क्या है? मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास। AQ, यहां पर A क्या है? एज लेंथ,
और यहाँ पर Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो इस तरीके से जो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके अभी ये एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। पेज नंबर सॉलिड स्टेट में आपको पेज नंबर 20 और 21 में मिल जाएगा ये, ठीक है। उसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको तीनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी शो दैट अ कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एन FCC यूनिट सेल with cell age 3.608 into 10⁻⁸ centimeter. In a separate experiment, copper is determined to have density of 8.92 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of copper. एटॉमिक मास कॉपर का निकालना है, यानी मोलर मास, ठीक है। सॉरी, एटॉमिक मास ही निकालना है इसका। तो एटॉमिक मास जो है निकालने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी वाला फॉर्मूला देखते हैं। D इज इक्वल टू, अभी हम लोग निकाले थे, Z इंटू M बाई AQ इंटू NA। अब इसमें गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसमें एज लेंथ दिया हुआ है, एज लेंथ A इज इक्वल टू है 3 पॉइंट, ये गिवन हुआ 608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दे दिया है D 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर है लेंथ, तो चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको देखना होगा डेंसिटी में जो है क्या दिया हुआ है, उसी के हिसाब से रखना है यूनिट को। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ भी सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद और कुछ तो दिया हुआ नहीं है। आपको जो है एटॉमिक मास, ये कैपिटल M ये निकालना है। तो कैपिटल M इज इक्वल टू D इंटू AQ इंटू NA बाई Z हो जाएगा। तो इन सारे वैल्यूज को पुट कीजिएगा। डेंसिटी दिया हुआ है 8.92, उसके बाद AQ 3.608 जो 10⁻⁸ इसका होल क्यूब इंटू Na 6.02 इंटू 10⁻23 और Z जो है, अच्छा Z क्या होता है, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो FCC में कितना होगा, फेस सेंटर्ड है तो 4 होगा बाई 4, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल का पेज नंबर 20 में फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एन एलिमेंट हैज BCC स्ट्रक्चर विथ सेल एज 288 पिकोमीटर। पिकोमीटर जानते हैं आप, 10⁻12 में हो जाएगा, मीटर में करेंगे इसको तो। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। आपको पूछा जा रहा है कि 208 ग्राम जो है ये जो एलिमेंट है इसमें कितना एटम्स होगा। तो आप कैसे निकालिएगा, तो अगर हम नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल लें, 208 ग्राम में 28 ग्राम में कितना यूनिट सेल है, तो हम लोग इजीली जो है निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम। अब एक यूनिट सेल में कितना एटम होगा, BCC है तो 2 होगा। तो यहाँ पर हम लोग टाइम बचाने के लिए पहले से किया हुआ है, ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल AQ होगा, सिंगल यूनिट सेल का वॉल्यूम AQ इतना आएगा। आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिएगा इसको। वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम, अब ये 208 ग्राम में कितना वॉल्यूम होगा, तो मास बाय डेंसिटी होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। मास दिया हुआ है 208 ग्राम, डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो ये आया, ये 208 ग्राम का आया वॉल्यूम और ये एक यूनिट सेल का आया। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर हम इसमें डिवाइड कर दें इसको, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल जाएगा। ये 208 ग्राम का वॉल्यूम है और ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है, तो 28.88 बाई 2.3
39 इंटू 10⁻23। तो इसको जो है निकाल लीजिएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल। अब नंबर ऑफ अगर यूनिट सेल निकल जाएगा तो एक यूनिट सेल बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड जो स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर जो है दो पाया जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो नंबर ऑफ एटम का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल Cp इंटू नंबर ऑफ क्या, यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना है, बीसीसी है तो 2 होगा, और नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना आया, ये इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 228.88 बाई 2.39 इंटू 10⁻23। इससे क्या होगा, आप इजिली जो है नंबर ऑफ एटम निकाल लीजिएगा। एक बार फिर से समझते हैं इसको। तो हम लोगों ने क्या किया, वॉल्यूम जो है एक यूनिट सेल का निकाले, इतना आया। हम लोग को निकालना क्या, नंबर ऑफ एटम। हम लोग को पता है बीसीसी में कितना एटम पाया जाता है एक यूनिट सेल में, 2। तो अगर हम एक का जानते हैं 2 है, तो अगर टोटल यूनिट सेल निकाल लें तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एटम निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, जो टोटल वॉल्यूम होगा 208 ग्राम का, उसको एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल जाएगा। और जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट सेल आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एटम निकल गया। अभी सेकंड टॉपिक देखते हैं, यह है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ फिल्ड वॉइड्स। किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो कैटायन और एनायन से बनता है। कैटायन जो है, और अगर एनायन को देखें तो एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है कैटायन से। अगर हम ए को मान ले कैटायन और बी को मान लेते हैं एनायन, तो एनायन जो है ये हमेशा जनरली जो है बड़ा होता है साइज में, ठीक है, और कैटायन का साइज होता है छोटा। तो कोई भी अगर यूनिट सेल को देखें तो, या फिर पूरे स्ट्रक्चर को देखें, क्लोज पैक स्ट्रक्चर को देखें, तो उसके अंदर जो है स्फेयर यानी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको हम लोग यहां पर अगर n से डिनोट करें, स्फेयर मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को शॉर्ट में सीपी ले लेते हैं। अगर हम इसको n से डिनोट कर रहे हैं तो जो एक्टाहेड्रल वॉइड्स है, n यहां पे नंबर है, वो हो जाएगा n के इक्वल ही। अगर स्फेयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नंबर n है तो उसके अंदर, उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो है कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा, n के बराबर ही। लेकिन उसके अंदर, अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हम लोग कैपिटल O से डिनोट करेंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स को T से डिनोट करेंगे, कैपिटल T से। इसको फॉर्मूला हो जाएगा 2n। तो आपको ये बेसिक जो है फॉर्मूला याद रखना है। स्फेयर यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है, आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में, बीसीसी एफसीसी में जो गोल गोल हम लोग स्फेयर बनाते थे वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अगर उसका नंबर n है तो उसके अंदर कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा, n होगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n के बराबर हो जाएगा। अब ये स्फेयर के अंदर कौन होगा, स्फेयर जो है किसका बना होता है, तो एनायंस का, यानी एनायंस जो है वो स्फेयर बनाएगा, एनायंस। और ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल जो वॉइड है, वॉइड यानी खाली जगह जो है, उसमें कौन रहेगा, कैटायंस, यानी छोटा वाला। खाली जगह जो है छोटा होगा तो इसके उसके अंदर जो है, खाली जगह के अंदर जो है कौन रहेगा, कैटायंस, यानी पॉजिटिवली चार्ज वाला। और स्फेयर किसका बना होगा, निगेटिवली चार्ज का। तो
कोई भी फॉर्मूला किससे बनता है? पहले कैटायन को लिखते हैं और फिर एनायन को। अब इसके ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो क्रॉस हो जाता है, पता है आप लोग को? तो वो तो डिपेंड करेगा कि इसका संख्या कितना है, नंबर कितना है। अगर मान लेते हैं कि इसके ऊपर b माइनस जो है x इंटू बी माइनस है, यानी b माइनस संख्या x है, ठीक है, या फिर n1 है, और a प्लस का नंबर जो है n2 है, तो ये जो n1 है b का है तो ये a के नीचे लिख देंगे, और अगर n2 a प्लस का संख्या है तो इसको b के नीचे लिख देंगे, ठीक है। इसको जो हम लोग बाद में देखते हैं, इस पे जो है क्वेश्चन बना लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स x एंड y, एटम्स ऑफ एलिमेंट y एज एनायंस, y जो है एनायंस बना रहा है, मेक CCP स्ट्रक्चर, cubic closed pack structure, and those of element X as cations occupy all the octahedral voids, यानी इसमें octahedral voids जो है सारे के सारे occupy है, occupy all the octahedral void। what is the formula of compound? compound का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो फिर यहाँ पर स्फीयर का जो बात कर लें, स्फीयर कौन होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होता है? एनायंस, ठीक है। यहाँ पे एनायंस कौन है? ये एनायंस y है, और y इक्वल टू, ये क्या बना रहा है? ये स्फीयर होगा, क्योंकि बताए थे स्फीयर जो है वो एनायंस का बना होता है, बड़े साइज में होता है। ये स्फीयर अगर n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी O बराबर क्या होगा? n ही होगा, ठीक है। और ये O कौन बनाएगा? यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कौन होगा? O जो वॉइड्स होगा इसके अंदर x होगा, और ये भी n है। अब जो वॉइड्स का रैक कितना भरा हुआ है? ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, सारे के सारे वॉइड्स भरे हुए हैं। अगर सारा नहीं भरा होता तो फिर हम लोग उसका रेशियो निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा भरा हुआ है, तो y भी n है और x भी n है, y का संख्या n, x का संख्या भी n, तो फिर x और y का रेशियो क्या हो जाएगा? x और y का रेशियो 1:1, दोनों का नंबर सेम है। अगर ये 2n होता तो x का संख्या 2 था, तो x और y का रेशियो क्या आ जाता? 2:1 आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1:1 है, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? कैटायन, और फिर क्या लिखते हैं? एनायन। तो कैटायन क्या है? कैटायन यहाँ पर x है, तो x को लिखेंगे। एनायन क्या है? y, तो y को लिखेंगे। x का संख्या कितना है? 1, तो यहाँ 1 सेम ही रहेगा। y के नीचे कितना लिखेंगे? 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x y। क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP लैटिस, B जो है HCP लैटिस बना रहा है, यानी B जो है ये एनायंस होगा, ठीक है। जो लैटिस बनाएगा वो स्फीयर होगा और स्फीयर एनायन होगा। एंड दोज ऑफ एलिमेंट A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये जो A जो है कैटायन होगा, क्योंकि ये वॉइड्स के अंदर है, और कितना भरा हुआ है? 2/3 भरा हुआ है टेट्राहेड्रल वॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट A एंड B? अब स्फीयर, स्फीयर कौन होगा? स्फीयर जो कि लैटिस बनाएगा, ठीक है, यानी एनायन जो होगा। B जो है यहाँ पे एनायन होगा। स्फीयर B अगर n है तो टेट्राहेड्रल T वॉइड्स यानी A, ये कितना है? 2/3 भरा हुआ है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? 2n, ठीक है, 2n। और कितना भरा हुआ है? तो 2n का 2/3 भरा हुआ है, इसको क्या करेंगे? 2/3 से गुना कर देंगे। जितना भरा होता है, जो रेशियो दिया होगा आपको उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। 2/3 भरा हुआ है
तो 2n इंटू 2/3 कर देंगे। ठीक है, तो ये निकल गया a का संख्या और ये निकल गया b का संख्या। ठीक है, ये n तो है ही, और ये कितना हो जाएगा 4n/3। अब आपको क्या करना है, रेशियो निकाल लेना है कैटायन और एनायन का। तो यहां पर कैटायन कौन है, ये कैटायन है और ये एनायन है। तो A और B का रेशियो निकालते हैं। तो ये A हो गया 4n/3 और B कितना है n। रेशियो कैसे निकालते हैं, तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे। तो सब आपको सिंपल रेशियो के फॉर्म में निकालना है। तो क्या करते हैं सिंपल रेशियो में, पहले n से n कट जाएगा तो कितना आया 4/3:1। अब आपको सिंपल रेशियो कैसे निकालना है, जो नीचे होता है उससे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे 3 है तो 4/3:3:1:3। नीचे में जो भी होगा संख्या 3 है नीचे, तो आपको 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से 3 कट गया, 4 आया, और यह 1/3, यानी कि A और B का रेशियो क्या आ गया 4:3। और फॉर्मूला क्या होगा, आपको देखो ध्यान रखना है, ये रेशियो निकालते समय A और B का रेशियो निकालते, जो भी आया उसको रेशियो के फॉर्म में लिख दीजिए। तो 4n/3, n से n कट जाएगा। यहाँ पर रेशियो मतलब क्या होता है, उतना बटा इतना, A बटा B, 4n/3/n। ठीक है, तो 4/3:1 आया। अब आपको सिंपल रेशियो निकालना है। ठीक है, ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, सिंपल रेशियो निकालना है। तो जो नीचे होता है उसी से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया 3, इससे मल्टीप्लाई किया 3 से 3 कट गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 1 को, तो 3 आया। तो A और B का रेशियो आया 4:3। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, A और B लिखेंगे, पहले कैटायन फिर एनायन। अब देखेंगे कैटायन कितना है, 4 है, नीचे 4 लिख देंगे। एनायन कितना है 3 लिखेंगे। A4B3 फॉर्मूला हो गया इस कंपाउंड का। बहुत आसान है ये, इस तरह का न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए।